चलिए, आज बात करते हैं भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में। हम गोता लगाने वाले हैं इसके सबसे पहले पन्ने यानी इसकी प्रस्तावना में। अब देखिए, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये तो हमारे देश के मूल वादों और उसकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है, सब एक जगह। मशहूर कानून के जानकार N.A. पालकीवाला ने इसे क्या खूब कहा है। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड बताया। सोचिए, कितना सरल और गहरा विचार है जो इसके मकसद को पूरी तरह से समझा देता है कि भाई, एक ही पन्ने में पूरे संविधान का सार छिपा है। तो सबसे पहला सवाल, संविधान को अपनी असली ताकत मिलती कहां से है? इसका जवाब मजे की बात है, इसकी पहली ही लाइन में छिपा है। ये जो कुछ शब्द है ना, हम भारत के लोग, ये मामूली नहीं है। ये एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव का सिंबल है। इसने क्या किया? इसने राजा महाराजाओं के जमाने को खत्म करके पावर, असली पावर, सीधे भारत के लोगों के हाथ में दे दी। मतलब अब सरकार की ताकत का सोर्स कौन है? हम सब, देश के नागरिक। कोई राजा नहीं, कोई बाहरी ताकत नहीं। चलिए अब उन 5 खास शब्दों को समझते हैं जो हमारी प्रस्तावना में भारत के मूल चरित्र को, उसके नेचर को बताने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये 5 शब्द, और हां, इसी क्रम में, ये उस राष्ट्र का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिसकी कल्पना भारत को बनाने वालों ने की थी। तो एक एक करके इनके मतलब को समझते हैं। संप्रभु यानी सॉवरन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत पूरी तरह से आजाद है। वो अपने फैसले खुद लेता है, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या फिर दुनिया के दूसरे देशों के साथ। उस पर किसी और देश या ताकत का कोई अधिकार नहीं है। भारत का समाजवाद भी अपने आप में काफी अनोखा है। इसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स की अपनी अपनी जगह है। और इसका लक्ष्य क्या है? गरीबी और असमानता को कम करना और ये पक्का करना कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो 2 शब्द है ना, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये असल में ओरिजिनल संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इन्हें तो लगभग 30 साल बाद 1976 में एक अमेंडमेंट के जरिए, एक संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म का भारतीय कॉन्सेप्ट भी काफी अलग है। देखिए, पश्चिमी देशों की तरह यहाँ राज्य और धर्म पूरी तरह से अलग नहीं है। बल्कि भारत में राज्य का कोई अपना ऑफिशियल धर्म नहीं है, पर वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है और उन्हें सपोर्ट भी करता है। मतलब हर किसी को अपना धर्म, अपना विश्वास मानने की पूरी आजादी है। भारत एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब इसका मतलब ये है कि सरकार अपनी सभी पॉलिसी और कामों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। और संसद को कौन चुनता है? देश के लोग। तो संक्षेप में कहें तो शक्ति की शुरुआत हम सबके वोट से होती है। और गणराज्य यानी रिपब्लिक का मतलब है कि देश का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्रपति का पद कोई खानदानी पद नहीं है। राष्ट्रपति को एक तय समय के लिए चुना जाता है। और देश का कोई भी पब्लिक ऑफिस किसी एक परिवार के लिए रिजर्व नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए खुला है। प्रस्तावना सिर्फ देश का चरित्र ही नहीं बताती, ये उन 4 महान लक्ष्यों का भी जिक्र करती है जिन्हें हमारा संविधान हर भारतीय नागरिक के लिए पक्का करने का वादा करता है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 4 स्तंभ भारतीय संविधान के दिल की धड़कन है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि हर नागरिक को दी गई ठोस गारंटी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से लेकर सोचने और अपनी आस्था को मानने की आज़ादी तक, यही वादे हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही गहराई से समझाया था कि ये तीनों आदर्श, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। अगर इनमें से एक को भी हटा दिया जाए तो लोकतंत्र का पूरा मकसद ही फेल हो जाएगा। बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, इसका लक्ष्य है देश में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। इसका मकसद 2 बहुत जरूरी बातें पक्की करना है। पहला, हर एक इंसान की डिग्निटी, उसकी गरिमा का सम्मान हो, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता हमेशा बनी रहे। अच्छा, अब ये देखते हैं कि समय के साथ प्रस्तावना का कानूनी स्टेटस कैसे बदला। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ किताबों में लिखा कोई टेक्स्ट नहीं, बल्कि हमारे संविधान का एक जिंदा, एक डायनामिक हिस्सा है। तो देखिए, शुरुआत में क्या हुआ? 1960 में एक केस था, बेरूबारी यूनियन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। ठीक 13 साल बाद 1973 में एक बहुत ही ऐतिहासिक केस आया, केशवानंद भारती केस।
और इसमें कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पूरी तरह से पलट दिया और साफ-साफ कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही जरूरी, एक अभिन्न अंग है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अपने पूरे इतिहास में प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार बदलाव किया गया, और वो एक बदलाव हुआ था 1976 में 42वें संशोधन के जरिए। इसी संशोधन ने समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए और बहुत महत्वपूर्ण शब्द इसमें जोड़े, जिससे हमारे राष्ट्र के चरित्र और उसके लक्ष्यों को और भी ज्यादा मजबूती मिली। तो सवाल उठता है कि आखिर इस एक पन्ने का इतना महत्व क्यों है? ये हम सब के लिए इतने मायने क्यों रखता है? जैसा कि संविधान सभा के सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, उसका नैतिक दिशा सूचक है। ये हमें ये बताती है कि संविधान बनाने वालों का सपना क्या था और हमारे देश को किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक और संस्थापक के.एम. मुंशी ने तो इसे राष्ट्र की जन्म कुंडली तक कह दिया, मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो देश के भविष्य की एक झलक दिखाता है और हमारे जजों और कानून बनाने वालों को सही रास्ता दिखाता है। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि प्रस्तावना सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा वादा है, एक ऐसा वादा जो हम सबसे किया गया है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए कि आज के दिन हम इस वादे पर कितना खरा उतर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आज कुछ नया समझने को मिला हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा।